बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। परवेज़ ने कार रोकी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। वो 20 साल बाद अपने कस्बे में लौटा था। उसने कार से उतरकर कमर सीधी की और इधर उधर का जायज़ा लिया। ये उसका आबाई कस्बा था जो 20 सालों बाद तरक्की याफ्ता शहर में तब्दील हो चुका था। उसके वापस लौटने की वजह सिर्फ नाज़नीन थी, जिसने गुज़श्ता दिन उसे कॉल की थी और दरख्वास्त की थी कि वो उससे मिलना चाहती है, लिहाजा परवेज़ वापस कस्बे में आ जाए। नाज़नीन ना सिर्फ उसकी क्लास फ़ेलो बल्कि स्कूल के ज़माने से उसकी दोस्त और महबूबा भी थी। मगर कुछ साल बाद जब उसकी शादी एक मुकामी बिजनेसमैन से हो गई तो परवेज़ का दिल टूट गया और वो चुपके से घर से निकल गया था। फिर उसने शहर का रुख कर लिया। आज भी वो नाज़नीन के घर की तरफ बढ़ते हुए अपने वालिदैन के बारे में सोच रहा था, जो इसी कस्बे में उसके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। और फिर नाज़नीन के ज़रिए से ही उसे उनके एक्सीडेंट की खबर मिली थी, जिसकी वजह जुनैद था, वही जुनैद जो उसका पड़ोसी और दोस्त था। परवेज़ के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई और उसे वो दिन रह रह कर याद आने लगा जब वो नाज़नीन और उसका दोस्त जुनैद दरख्त की पुरस्रार चक्कर में फंस गए थे। उन दिनों की यादें तो उसके जहन से कभी नहीं महव हुई थीं। वो दिन इस कदर नाकाबिले फरामोश था कि परवेज़ को बरसों बाद भी उस दिन की हर तफसील ऐसे याद थी जैसे ये कल ही की बात हो। इन्हीं सोचों में गुम वो नाज़नीन के घर की तरफ चला जा रहा था। उसे पता ही ना चला कब वो दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसने बेइख्तियार अपना हाथ घंटी पर रख दिया। घर सारा घंटी की आवाज़ से गूंज उठा। अगले ही लम्हे नाज़नीन ने दरवाज़ा खोला और उसे हैरत से देखने लगी। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि परवेज़ उससे इतनी जल्दी मिलने आ जाएगा। परवेज़ का खामोश सा चेहरा नाज़नीन को बहुत कंफ्यूज कर रहा था। उसने परवेज़ से कोई बात नहीं की, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। परवेज़ खुद ही अंदर चला आया। नाज़नीन उसके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। नाज़नीन का घर खाली खाली लग रहा था। क्या हुआ, क्या तुम्हारे घर में आज और कोई नहीं है? परवेज़ ने हैरत से पूछा। शायद तुम मेरी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीली के बारे में जानते ही नहीं हो। नाज़नीन की आंखों में आंसू आ गए थे। लगता था वो किसी गहरे कर्ब से गुजरी है। परवेज़ जो उसे छोड़कर दूसरे शहर जा चुका था, उसके गमों से वाकिफ़ नहीं था। वो उसे सहारा देने लगा। नाज़नीन की आंखों में वीरानी थी। उसके घर में भी अजीब सी पुरस्रारियत थी, जैसे वो किसी बात का गिला करना चाह रही हो। मैं यहाँ अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ, नाज़नीन ने मध्यम आवाज़ में कहा। क्यों, तुम्हारा शौहर कहाँ है? दाऊद का तो 2 साल पहले ही इंतकाल हो गया था, उसने गमगीन लहजे में कहा। क्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? परवेज़ यकदम चौंक गया। मैं तुम्हें कैसे बताती? ये वाक़या ही कुछ ऐसा था जिसने मेरे हवास बाख्ता कर दिए। ज़िंदगी में कभी मुझे इतने दुख नहीं उठाना पड़े। दाऊद की मौत अगर कुदरती तरीके से होती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, मेरे दिल को इतना दुख ना होता। मगर मेरी एक मामूली की गलती की वजह से दाऊद की जान चली गई, और वो भी किसी इंसान के हाथों नहीं, बल्कि ये एक गैर मरई मखलूक का किया धरा था। मैं बहुत पछता रही हूँ। मुझसे जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। काश मैं ऐसा ना करती। ये कहकर नाज़नीन रोने लगी। परवेज़ उसके मुंह को तकने लगा। ये कैसी बातें कर रही हो नाज़नीन? गैर मरई मखलूक, तुम्हारी गलती, खुदारा उन बातों से निकल आओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन चीज़ों पर यकीन है और मेरे साथ भी ऐसा वाक़या हो चुका है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी ही तबाह कर दो। हाँ, मैं जानती हूँ, नाज़नीन ने कहा। परवेज़ चाय का मग उठाए नाज़नीन की तरफ देख रहा था, जो रोते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मगर तुम ये तो बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? परवेज़ अब मकसद की बात करना चाहता था।
क्योंकि नाज़नीन वो लड़की थी जिसने एक लम्हे के लिए परवेज़ को भुला दिया था। अपने शौहर से शादी के बाद वो मगन हो गई थी अपनी ज़िंदगी में और उसने कभी परवेज़ की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। हाँ, कुछ अरसे से गाहे बगाहे परवेज़ की नाज़नीन से फ़ोन पर बात हो जाया करती थी, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अब भी उसे नाज़नीन के साथ गुज़रे दिन याद आ रहे थे। तुम्हें यहाँ बुलाने की वजह जुनैद है, नाज़नीन ने डरे हुए लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा। क्या मतलब? ये जुनैद कहाँ से आ गया? वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। ऐसा ही है ना? परवेज़ ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए नाज़नीन से पूछा, मगर नाज़नीन की रोती बरसती आंखें कुछ और ही कह रही थीं। नाज़नीन का चेहरा बता रहा था कि वो जुनैद के रवैये से बहुत दिल बर्दाश्त है। जुनैद उनका वो पड़ोसी था जिसके बारे में परवेज़ को पहले भी शक था कि वो नाज़नीन को तंग करता होगा, और फिर जब उसके शौहर की वफ़ात हुई थी तो शुरू के दिनों में वो रोज़ाना रात को परवेज़ से फ़ोन पर बात करती और उसे कहती कि उसे किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत है। परवेज़ हमेशा यही सोचा करता कि नाज़नीन किस मजबूत सहारे की बात कर रही है। अब तो उसका शौहर भी उसके साथ है, उसे ये बातें सेब नहीं देती, मगर वो क्या जानता था कि नाज़नीन की ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। बहरहाल बात जुनैद की हो रही थी। नाज़नीन और परवेज़ इस बात पर परेशान थे कि जुनैद अक्सर पुरस्रार हरकतें करता नाज़नीन को इस कदर खौफज़दा कर देता कि नाज़नीन डरे बगैर नहीं रह पाती थी। आज से 2 साल पहले की बात है जब नाज़नीन, जुनैद और परवेज़ अच्छे दोस्त हुआ करते थे। नाज़नीन ने इन दोनों के साथ कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल की थी। ये अक्सर एक दूसरे के घरों में आते जाते रहते, मगर जुनैद की तबीयत शुरू से ही कुछ और थी। वो बहुत पुरस्रार चीज़ों को पसंद करता था। एक दिन परवेज़ और नाज़नीन, जो एक दूसरे को दिल से चाहते भी थे, आपस में बैठे बातें कर रहे थे कि जुनैद वहाँ आ गया। क्या बात है, तुम दोनों कुछ परेशान लग रहे हो? जुनैद ने उनसे पूछा। फिर परवेज़ और नाज़नीन ने बताया था कि उन्हें कल वाले पर्चे की फ़िक्र है। तब जुनैद ने उनको एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर चलते चलते उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जुनैद ने नाज़नीन और परवेज़ से कहा कि वो एक ऐसा रास्ता जानता है जहाँ जाने के बाद उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें बना बनाया पर्चा मिल जाएगा, क्योंकि वो जिस बाबा को जानता है, बाबा मामूली सी रकम लेकर गैबी बातें बता देता है। जुनैद ने जब ये बात कही तो नाज़नीन और परवेज़ पुरजोश हो गए। उनकी भी पेपर की तैयारी नहीं थी, वो भी किसी मुख्तसर रास्ते से अपने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करना चाहते थे। बस थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि जुनैद उन लोगों को लेकर उस जंगल में पहुंच गया। वो जंगल इस कदर घना और गहरा था कि वहां पहुंचते पहुंचते इन्हें शाम हो गई, और फिर जुनैद उन्हें उस दरख्त तक ले गया जिसका जिक्र इसने कई बार नाज़नीन और परवेज़ दोनों से ही किया था। ये दरख्त एक आम सा दरख्त था। परवेज़ और नाज़नीन एक दूसरे को मायूसी से देखने लगे। तुमने तो कहा था यहाँ कोई बाबा जी हैं जो हमें कल का पर्चा बताएंगे। परवेज़ ने गुस्से से कहा, यह दरख्त तो एक आम सा दरख्त है, क्या तुम इसे बुजुर्ग मानते हो? परवेज़ ने जुनैद की बात सुनने के बाद कहा था। फिर जुनैद ने कुछ ऐसी बात कही कि तीनों ही उसका जायज़ा लेने पर मजबूर हो गए। दरख्त में ऐसी कोई बात तो नहीं थी, मगर बकौल जुनैद के अगर वो इसे रोज़ाना पानी देने का वादा करें तो ये दरख्त उनकी ज़िंदगी बदल देगा। भला इसमें क्या मुश्किल है? मेरा वादा रहा, मैं इस दरख्त को हमेशा पानी दूंगा। परवेज़ ने कहा तो नाज़नीन ने भी उसकी तायद की, और फिर ये वादा करने के बाद जब उन्हें वो बुज़ुर्ग दूर से आते दिखाई दिए तो जुनैद की खुशी का ठिकाना न रहा। बाबा जी ने करीब आकर जुनैद से कुछ सवाल किए और फिर एक पर्चा उसे थमा दिया। जुनैद ने अपने दोस्तों को यही बताया कि इस पर्चे में उन्हें कल के सारे सवालात लिखे हुए मिल जाएंगे। बस वो पर्चा लेकर जुनैद, परवेज़ और नाज़नीन उस जंगल से निकल आए थे। ये एक मामूली सा वाक़या था जिसने इन तीनों की ज़िंदगी इस कदर बदल दी कि वो आने वाले वक्तों में उसके असरात से निकल ही ना सके। यह हफ्ते का दिन था जब जुनैद, नाज़नीन और परवेज़ तीनों पर्चा देने के लिए कॉलेज पहुँचे। वहाँ जाकर उनकी हैरत और खुशी की इंतहा न रही जब वही सवाल उन्हें पेपर में लिखे नजर आए। इन्होंने खुशी
खुशी खुशी अपना इम्तिहान पूरा किया और कॉलेज से बाहर आ गए, मगर वो नहीं जानते थे कि इन्होंने उस खूनी दरख्त से भी एक वादा किया था जिसके मुताबिक उन्हें जंगल में हर रोज़ उस दरख्त को जाकर पानी देना था, जिससे उनकी ज़िंदगी में सुकून रहता और कोई तकलीफ़ ना होती। मगर जुनैद और नाज़नीन इस बात को हल्का ले रहे थे। परवेज़ तो इन बातों को सिरे से मानता ही नहीं था। उसे पेपर मिल गया था, वो इसी बात पर बहुत खुश था। अगले दिन जुनैद नाज़नीन ये सारी बात भूल गए थे कि इन्होंने उस दरख्त को पानी भी देना है। वो अपनी ही बेखबरी में थे कि उन तीनों के साथ एक ही वाक़या हुआ। ये रात का वक्त था, हर तरफ सनसनाहट सी थी। जब जुनैद बाहर चारपाई पर लेटा इधर उधर करवटें बदलने लगा, उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आने वाली है, मगर वो ये जानने से कासिर था। थोड़ी ही देर में जुनैद को ऐसा महसूस हुआ कि उसके कमरे में सिर्फ वही नहीं है बल्कि एक तीसरा वजूद भी मौजूद है। उसकी वालिदा दूसरे कमरे में सो रही थी। वो अगर कभी रात को उठ भी जाती तो पानी पीने के लिए पहले अपने मोबाइल की रोशनी देखती, उसके बाद बाहर जाती, मगर ये जो कोई भी था किसी ह्योले की तरह पूरे कमरे में चक्कर काट रहा था। जुनैद उसे एक तरफ देखता तो वो दूसरी तरफ घूम जाता। मारे डर के जुनैद अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अब वो कमरे की रोशनी ऑन करना चाहता था ताकि उसे इस कश्मकश से निजात मिले, मगर ये क्या, जैसे ही उसने स्विच पर हाथ रखा किसी का सर्द हाथ उसके कंधे पर पड़ा। जुनैद चौंक कर रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक इंतहाई करीहा सूरत उसके पीछे खड़ी थी। जुनैद तो मारे खौफ के थर थर कांपने लगा। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कोई तजर्बा हुआ था जिसने उसे हवास बाख्ता कर दिया। जुनैद ने अपने आप को मुश्किल से काबू किया और ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा, मगर वो साया अपने हुजम में बढ़ता ही जा रहा था। जुनैद का शोर सुनकर सब घर वाले जाग गए थे। उसकी वालिदा जो इसी कमरे में सोती थीं, वो भागी हुई उस कमरे में आईं जहां जुनैद किसी अनदेखी मखलूक से लड़ रहा था। सभी घर वाले जुनैद की ये हालत देखकर बहुत परेशान थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बकौल उसके वालिद के, जुनैद को मिर्गी का दौरा पड़ गया था। वो एक डॉक्टर थे और उनके ख्याल में ये सिर्फ सेहत की ख़राबी थी और कुछ भी नहीं, मगर जुनैद जानता था कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। उस दरख्त से किए गए वादे को ना निभाने की सज़ा में ये सब कुछ उसे देखना पड़ रहा था। वो एक अक्लमंद और समझदार लड़का था, या कम अज़ कम चालाक तो था ही। अगले ही दिन उसने फ़ैसला किया कि वो उस दरख्त से जाकर माफ़ी मांगेगा, क्योंकि वो कोई आम दरख्त नहीं था बल्कि उसके पीछे जिन्नात का एक पूरा कबीला आबाद था। जिन्नाती कबीले जब भी किसी की मदद करते तो उससे अपनी मदद करने का वादा ज़रूर लेते, वरना वो उस शख्स का जीना हराम कर देते जिसने उनसे वादा किया होता। अगले ही दिन जब जुनैद अपने दोस्तों से मिला तो उन सब के चेहरों पर भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। नाज़नीन और परवेज़ दोनों ही परेशान थे, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही वाक़या उनके साथ भी पेश आया था। दरअसल नाज़नीन और परवेज़ ने भी उस दरख्त से यही वादा किया था कि वो हर रोज़ उस दरख्त को पानी देंगे, मगर ऐसा करना मुमकिन नहीं था। वो जंगल इनके घर से बहुत दूर था और उस जंगल तक पहुंचने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा वक्त सर्फ करना पड़ता। ऐसा करना तो मुमकिन नहीं था। उनकी ज़िंदगी तो इसी काम में सर्फ हो जाती और ये लोग पढ़ाई के लिए भी अब संजीदा होना चाहते थे। बहरहाल जुनैद ने उन दोनों को यही मशवरा दिया कि हमें उस दरख्त के पास चलकर कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे साथ रोज़ाना ऐसे वाक़यात होंगे और फिर हमारी साथ साथ हमारे घर वालों की ज़िंदगी भी अचीरन हो जाएगी। नाज़नीन और परवेज़ दोनों ही जुनैद को कोसने लगे कि क्यों वो उन्हें उस तरफ लेकर गया था जिसके पीछे ज़िंदगी भर का सौदा करना पड़ता। अगले ही दिन वो उस जंगल में पहुंच गए जहां इन्होंने पहले दिन जाकर कसम खाई थी। थोड़ी ही देर में वो बुज़ुर्ग जो पहले दिन सफ़ेद कपड़ों में आए थे एक खौफनाक हुलिये के साथ उभरे और उन तीनों को खौफज़दा करके रख दिया। उन बुज़ुर्ग के मुताबिक उन्होंने इस दरख्त से किए गए वादे की खिलाफ वर्जी की है। अब अगर वो चाहते कि इस दरख्त की बद्दुआ से बचें तो उन्हें चाहिए कि वो बुज़ुर्ग की बात मान लें और चुपचाप जो वो कहते हैं वो करते चले जाएं,
بزرگ کی شرط کوئی آسان نہیں تھی۔ بزرگ نے اتنا کہہ دیا کہ وہ ایک بچے کا تازہ خون لا کر اس طرح کو ایک ہی بار دے دیں، پھر زندگی بھر انہیں اس طرح کی محتاجی نہیں کرنا پڑے گی۔ یہ شرط بہت خطرناک تھی۔ نازنین اور پرویز کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، جبکہ جنید کسی سوچ میں پڑ گیا۔ اگر وہ بچے کا خون اس طرح کو دے دیں تو کیا اس کے کوئی اور بھی فائدے ہوں گے؟ جنید نے پراسرار سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تمہیں ایسی طاقتیں مل جائیں گی کہ تم ان فائدوں کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکو گے۔ تم اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں تک کو بھی یہ فیض دے سکو گے، مگر اس کے لیے تمہیں اس جناتی درخت کو خشک کرنا ہوگا۔ بوڑھے بزرگ نے شرط جنید کے سامنے رکھی۔ نازنین اور پرویز نے تو اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ وہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار تھے، مگر جنید کی طبیعت کچھ مختلف تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا تھا۔ اس نے ساری زندگی انسانوں کو چیرتے پھاڑتے اپنے باپ کے سامنے دیکھا تھا۔ وہ انسانوں کو ایک اور ہی نظر سے دیکھتا تھا۔ بہرحال جنید کا فیصلہ پرویز اور نازنین سے مختلف تھا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ یہ اپنی زندگی کو کبھی کسی غلط کام کی نظر نہیں کریں گے، چاہے انہیں کتنے سخت نتائج کیوں نہ بھگتنا پڑیں۔ اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جنید نے اس درخت کی شرط پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر خدا جانے 2-3 دنوں میں جنید نے ایسی جادو کی کیا چھڑی گھمائی کہ اس کے پاس ایک بچے کا تازہ خون موجود تھا۔ وہ درخت کے پاس گیا اور اکیلا ہی جنگل میں بے خوف و خطر تنہا اس درخت کے پاس بیٹھ کر وہ خون درخت میں ایک ایک قطرہ کر کے انڈیلنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، جنات کے قبیلے نے خوش ہو کر جنید کو ایسی طاقتیں بخش دیں جن کے ذریعے وہ کسی کو فائدہ بھی دے سکتا تھا اور نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ جنید کو معلوم تھا کہ اس کے دوستوں نے اس درخت کی بد دعا لے لی ہے، سو وہ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ ایک طرح سے جنید ان پر حکمران تھا، ان سے وہ جو بھی چاہتا کروا لیتا۔ نازنین اور پرویز دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، سو انہیں کسی کے درد کا احساس تھا۔ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی جنید کے راستے پر چل کر انسانیت کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ تب پرویز اور نازنین نے جنید سے قطع تعلق کر لیا، مگر ان کی زندگی تو جیسے اجیرن ہو کر رہ گئی۔ نازنین پر تو طرح طرح کے دورے پڑنے لگے، جبکہ پرویز بھی اکثر تنہائی میں گھبرا جاتا۔ اسے اپنے ساتھ کسی کے ہونے کا احساس ہوتا۔ وہ نماز پڑھتا، پابندی سے مسجد جاتا۔ اس کا مسئلہ کچھ حل ہونے لگا تھا، مگر نازنین کا مسئلہ مختلف تھا۔ وہ نماز کی پابند بھی نہیں تھی، اور تھوڑے ہی دن میں اس کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ گھر والوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا۔ تبھی نازنین کے والد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جلد اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سب کی وجہ سے ان کی بیٹی گھر ہی بیٹھی رہ جائے۔ داؤد ایک امیر کاروباری شخص تھا۔ داؤد کے پاس بے پناہ دولت تھی۔ پرویز دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ محبت سے نازنین کو جیتنا چاہتا تھا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پرویز کی بجائے نازنین کے والد نے نازنین کے لیے داؤد کو پسند کر لیا، جبکہ پرویز کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے ایسی کوئی بات کی جا سکے۔ نازنین تڑپتی ہی رہ گئی، اور پھر پروین کی آنکھوں کے سامنے وہ دلہن بن کر داؤد کے گھر چلی گئی۔ داؤد ایک کامیاب کاروباری شخص تھا۔ وہ ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا، مگر اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے، وہ بھی اپنی بیوی کی معمولی غلطی کی وجہ سے، یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد داؤد جب اپنی فیکٹری میں کام کرنے میں مصروف تھا، وہ اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ اس بات کی اطلاع جب پولیس تک پہنچی تو کسی کو بھی یقین نہیں آیا کہ اتنی بڑی فیکٹری کا مالک بیٹھے بیٹھے کمرے میں ہی اپنی جان دے دے، جبکہ نازنین سمجھ چکی تھی کہ یہ سب اسی برے درخت کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کی بد دعا لے کر انہوں نے اپنی زندگی اجیرن کر دی۔ داؤد جیسا بھی تھا نازنین کا شوہر تھا۔ ایک پل کے لیے نازنین کی زندگی اندھیری ہو گئی۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ اپنے لیے کچھ نہ سہی پرویز کی زندگی بچا کر رہے گی، مگر انہی دنوں جنید اسے تنگ کرنے لگا، کیونکہ جنید کے پاس اب ایسی طاقتیں آ گئی تھیں جن کا استعمال وہ کسی کے خلاف بھی کر سکتا تھا اور کسی کی حمایت میں بھی۔ دراصل جنید دل ہی دل میں نازنین کو چاہتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا،
مگر نازنین ایک مخلص لڑکی تھی، وہ جنید جیسے مکار اور عیاش شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تب پرویز اور نازنین نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ جنید کا ایسا علاج کریں گے جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جنات کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اکیلے انسان کو زیادہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب جنید نے باقی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط فیصلہ کیا۔ نازنین اور پرویز نے سب سے پہلے اس درخت کو تلاش کیا جس کی بددعا سے ان کی زندگی کے حالات برے ہوئے تھے۔ وہ درخت ملنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ تقریباً 100 لوگوں کو ملا کر اس درخت کے پاس گھیرا بنا لیا اور پھر اس درخت کو آگ کے ذریعے ہمیشہ کے لیے بھسم کر دیا گیا۔ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ جنید کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہلے جیسا کمزور دبلا پتلا سا لڑکا بن گیا جس کے پاس کوئی طاقت، کوئی شکتی نہیں تھی جسے استعمال کر کے وہ دوسروں کا جینا حرام کرے اور ان سے باتیں منوائے۔ جبکہ اس درخت کو کاٹنے کے بعد پرویز اور نازنین کی زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سی غلطی ان کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان لے آئے گی۔ اس سارے حادثے کے نمٹ جانے کے بعد پرویز اور نازنین ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ خدا کا شکر اس بار کوئی ایسی بدمزگی نہیں ہوئی جو نازنین اور پرویز کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔